बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। दोस्तों, बहनों, भाइयों, बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस सुल्तान महमूद गजनवी की 7वीं किस्त में हम दूसरा हिस्सा पेश कर रहे हैं, कौवी राज का तकब्बर और उसकी मौत का। तो कौवी राज ने मैदान जंग में जब अपनी तलवार फजा में बुलंद करते हुए इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारा, इस वक्त मुसलमानों के सलार अपने अपने हिस्से के लश्कर के सामने मुस्तैद हो चुके थे। दाएं लश्कर के आगे अरसलान था, बाएं तरफ अब्दुल्ला ताई था, जबकि वस्ती हिस्से में सुल्तान महमूद गजनवी के साथ अय्याज के अलावा बड़े सलारों में अब्दुल्ला करातगीन और अहमद लाल सगीन मौजूद थे। कौवी राज के पुकारने पर अब्दुल्ला करातगीन और अहमद लाल सगीन दोनों के चेहरे सुर्ख हो गए थे। अय्याज और महमूद दोनों इनकी तरफ देख रहे थे। यहां तक कि अब्दुल्ला करातगीन ने एक झटके के साथ अपनी तलवार बेनियाम की, ढाल पर गिरफ्त मजबूत किया और सुल्तान की तरफ देखते हुए कहने लगे, सुल्तान मोहतरम, आपकी इजाजत से मैं अब इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरना चाहता हूं। सुल्तान जब मुस्कुराते हुए असबात में गर्दन लड़ाई, तब अब्दुल्ला करातगीन ने अपने घोड़े को एड़ लगाई। इसके बाद वो लगातार तकबीरें बुलंद करता हुआ मैदान के वस्ती हिस्से की तरफ बढ़ता रहा। कौवी राज के पास आने के बाद अब्दुल्ला करातगीन ने अपने घोड़े को रोका, फिर बड़े गौर से कौवी राज की तरफ देखते हुए कहने लगा, इनफरादी मुकाबले के लिए ललकारने वाले, जरा अपना नाम तो कह। इस पर कौवी राज मुस्कुराते हुए कहने लगा, यही सवाल तो मैं तुमसे करने वाला था। मुकाबला शुरू करने से पहले अपना नाम बताओ। अब्दुल्ला करातगीन ने गौर से इसकी तरफ देखा, फिर कहने लगा, देख, पहले सवाल मैंने किया है, मेरे सवाल का जवाब दो। मैं तुम्हारा महकूम या तुम मेरे मुतसब नहीं कि मैं अपने सवाल को नजरअंदाज करके तेरे सवाल का जवाब दूं। लिहाजा अपना नाम बताओ। इस पर वो खा जाने वाले अंदाज में अब्दुल्ला करातगीन की तरफ देखते हुए कहने लगा, मेरा नाम कौवी राज है और मैं अपने राजा जयपाल के सबसे उम्दा और अच्छे सलारों में से एक हूं। अब तू अपना नाम बताओ। इसने ये सुल्तान के कोई छोटे मोटे सलार से मुकाबला नहीं करूंगा। मैं एक मकसद और एक तजवीज के तहत, या यूं कह लो कि लोग एक मनसूबाबंदी के तहत इनफरादी मुकाबले के लिए मैदान में उतरा हूं, और जो भी मेरे मुकाबला आएगा वह वापस अपने लश्कर में नहीं जाने पाएगा। कौवी राज के इन अल्फाज से अब्दुल्ला करातगीन तो खा गया था। कहने लगा, तेरी मनसूबाबंदी की ऐसी की तैसी, जो तू मुझसे मुकाबला करेगा तो अपनी सारी मनसूबाबंदी को भूल जाएगा। अब बातों को छोड़ो और मुकाबले की इब्तिदा करो। कौवी राज ने एक कहका लगाया, फिर कहने लगा, मुकाबला शुरू होने से पहले तो बातें तो बहुत कर रहा है, लेकिन मुकाबले की थोड़ी देर बाद जब मैं तेरी तन में ला अलाज सिमो थूर फाड़ूंगा तो याद रखना, तेरी हालत अकड़े जान पौधों प्यास के मारे खुशक चश्मों से भी बुरी होकर रह जाएगी। याद रखना, जब मैं सीरी की बदतरीन नफरत बनकर तुम पर छा जाऊंगा तो टूटे ख्वाबों फूटे नसीबों की तरह तुम मेरे आगे आगे अपनी जान बचाने की खातिर भागते फिरोगे। याद रखना, मेरा नाम कौवी राज है और मैं तो ख्वाबों तक के इन सरनामों को खून में भीगे अवारा हैलों में तब्दील कर देने वाला इंसान। अब्दुल्ला करातगीन ने खुदा में अपनी तलवार लहराई, फिर कहने लगा, तेरी इस बेवकत बक बक का जवाब नहीं, पर याद रखना, मैं खुद अपनी कुव्वत की इज़्ज़तों से अपनी मिल्लत के वजूद को ताबदार करने वाले लोग हैं। तकदीर की सफर में चमकते सूरज की तपश बनकर अपने दुश्मनों की रूह की गहराई तक मैं शराब और अजीतें भर देते हैं। तो तू जो मर्ग की खूनी दिमक और कज़ा की खूनी हैलों की धमकी दे रहा है, तो इसे तो मैं लम्हों के अंदर जहां सो सकूत में बदल दूंगा। तेरे सारे अंधे समाजी फंदों को मैं पलक झपकते में सिसकते जज्बों में तब्दील ना कर दूं तो ना कहना। तो दोस्तों, अब्दुल्ला करातगीन जब खामोश हुआ, तब घुमंड भरे अंदाज में कौवी राज कहने लगा, देख, मैं तेरे सुल्तान के सारे बड़े बड़े सलारों को इनफरादी मुकाबले में खत्म करने की मुस्तबाबंदी कर रखी है। अगर तू मुकाबले में जमा ही रहना चाहता है, वापस जाना नहीं चाहता, तो फिर एक बात अपने दिल के करतास पर लिख रखना कि इस इनफरादी मुकाबले में तुम्हें जीर करने के बाद मैं तुम्हारे सुल्तान के किसी और बड़े सलार को भी इनफरादी मुकाबले की दावत दूंगा। इस तरह चंद जंगों के दौरान मैं सारे बड़े सलारों की गर्दनें काट कर रख दूंगा।
कवि राज की इस गुफ्तगू से अब्दुल्ला करातगीन का चेहरा गुस्से में सुर्ख हो गया था। घबराते हुए कहने लगा, किसी और सलार को अपने सामने जिक्र करने का मनसूबाबंदी करने से पहले तू मेरे साथ तो टकरा लो। हो सकता है तुझे खुद को वापस अपने लश्कर में जाना नसीब ना हो। कवि राज, अब तू इस अफरादी मुकाबले से जान छुड़ाकर भागना चाहता है तो तुझे भागने ना दूंगा। इस मुकाबले के दौरान अगर मैं तुझे बेशक्ल गुबार हैलों कच्ची मिट्टी के टीलों की तरह न गिरा दूं तो कहना, तेरे जिस्म और रूह की रगड़ात, तेरी शऊर और ज़हन की यकजहती को नमादों की बरगरा और सूखे होंठों की सुलगती प्यास में ना बदल दूं तो न कहना। कवि राज अपनी तलवार लहराई और कहने लगा, अगर तुम्हारे यही इरादे हैं तो फिर मुकाबला शुरू करते हैं और फिर देख मैं कैसे तुझे शोलों के जंदान में कतरा कतरा पगलाने, जरा जरा सुलगाने के अमल की इब्तिदा करता हूँ। कैसे वक्त की काली कत्लगाहों में तुझे वहमों के होलनाक कुर्ब बेज्ञान होने की दुख में मुब्तला करके तेरी हालत बंजर खेत, वीरान बस्तियों और बेहुनर और दरमांदा मुसाफिर की करता हूँ। यहां तक कहने के बाद कवि राज जब खामोश हुआ तब अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, मैं तेरे इन अल्फाज का जवाब नहीं दूंगा। इस वक्त दोनों लश्करों की निगाहें आम दोनों पर जमी हुई हैं, लिहाजा मुकाबले की इब्तिदा करते हैं और फिर वक्त के इन भागते लम्हों के अंदर तेरी और मेरी तलवारें फैसला करेंगी कामयाबी किसके दामन में आती है और लहू भीगी हुई शिकस्त किसकी पेशानी को बोसा देती। मुझ पर हमला आवर हो, मैं तुझको अपने पहले वार करने का मौका देता हूं। अब्दुल्ला करातगीन के इन अल्फाज के जवाब में कवि राज ने आओ देखा ना ताओ फौरन अब्दुल्ला करातगीन पर हमलावर हुआ। अब्दुल्ला ने बड़े शानदार अंदाज में इसके वार को रोका और फिर जवाबी वार करने लगा था। इस तरह कुछ देर तक दोनों एक दूसरे पर बढ़ चढ़कर हमला करते रहे, लेकिन कोई भी दूसरे से हार मानने वाला या मात कबूल करने वाला नहीं था। यहां तक कि एक मौके पर कवि राज के वार को रोकने के बाद अब्दुल्ला करातगीन ने अपने घोड़े को पीछे हटाया, फिर खा जाने वाले अंदाज में कवि राज को मुखातिब होकर कहने लगा था, कवि राज, तुमने तो कहते थे कि लम्हों के अंदर मेरे तन में लाज सेम और थूर भर कर मेरी हालत उखड़े बेजान पौधों की सी कर दोगे। असीरी की बदतरीन नफरत की तरह मुझ पर वार दोकर मुझे टूटे ख्वाबों फूटे नसीबों की तरह अपने आगे आगे भागने पर मजबूर कर दोगे, लेकिन मैं देखता हूं तुमने कुछ भी नहीं किया। कवि राज, ये मैदान है ऐसा मैदान जो खून मांगता है। इसके बाद अब्दुल्ला करातगीन ने चौड़े फल की अपनी तलवार फजा में लहराई और कवि राज को मुखातिब करके कहने लगा, कवि राज, मेरी इस तलवार की तरह देख, शीशे की तरह चमकती इस तलवार में क्या तुझे अपनी मौत नजर आती है? अब तक यूं मानो मैं तेरे साथ एक खेल खेलता रहा और ये खेल अब खत्म हुआ। अब मैं मौत और कजा की तरह तेरा तवाक्कुब करूंगा और मैं देखता हूं कितनी देर तक तू मेरे सामने टिकता है और कितनी देर तक तू मेरी जारजियत को दफा में बदलकर अपने आप को बचाता है। कवि राज, संभल, मैं अपने असल हमलों की इब्तिदा करने लगा हूं। अब तक जो तू मेरे साथ लाफ गजाफ की गुफ्तगू करता रहा, मैं इसे धो निचोड़ कर तेरे ऊपर ही डालने की इब्तिदा करता हूं। अब तक मैं तेरे वार रोकता रहा हूं और तू मेरे हमलों पर दफा करता रहा, लेकिन अब मामला कोई और होगा और जरा संभल कर रहना। इसके साथ ही अब्दुल्ला करातगीन की हालत यकसर बदल गई थी। चेहरा गजबनाक होकर सुर्ख हो गया था, तलवार इसकी गिरफ्त पहले की तरह ज्यादा सख्त हो गई थी, ढाल बुरी तरह लहराने लगी थी। इसके बाद वो जमीर इंसानों के ग्रोह में सदाकतों के तराशे सितारों, अंधी जुल्मत के अलमनाक कहानियों, बोझल ख्यालात की मैली चादरों को फाड़ देने वाले अज़ाबों के किस्सों और सजाओं की दास्तानों की तरह हरकत में आया। फिर वो कवि राज पर अंदेशों की धूल उड़ती, खौफ और हरास फैलाती, सदाओं अपने न होने के गम और अपने होने के खौफ में मुतला करती, कुर्ब खेज शाम पिघलती परछाइयों, तूफानों के किस्मत साते समुंदर और तहजीब के काले जंदानों की जंबश नजर गिरा मारने वाले दस्ते एजाज और हयात कबत के रजस ख्वानों की तरह हमला आवर होना शुरू हो गया था। कुछ देर तक कवि राज इन जानलेवा और तेज हमलों को रोकता रहा था। वो जारजियत बिल्कुल भूल गया था, सिर्फ अपना दफा कर रहा था। यहां तक कि तेज और पुरखतर हमले करते हुए अब्दुल्ला करातगीन ने इसे थका मारा था और इसकी हालत अब साफ न बता रही थी कि वो उदासी के थकना और नार साराई के
कुर्ब का शिकार होना शुरू हो गया, इसलिए कि अब वो उल्टे पांव पीछे हटते हुए बड़ी मुश्किल से अपना सिर्फ दफा करते हुए अब्दुल्ला करातगीन के हमलों को रोक रहा था। थोड़ी देर तक जब मजीद ऐसी ही हालत रही, तब हर देखने वाली आंख ने देखा कवि राज की हालत अब्दुल्ला करातगीन के तेज हमलों के सामने अब जर्द पत्तों की कहानियां, सिरसते जज्बों, गुलामी के भड़कते बारूद आंखों के बाजार में बुझी मिशलों और संसारी से मातूब इस्मत दरिद्र औरत किसी होना शुरू हो गई थी। एक मौके पर कवि राज ने जब अब्दुल्ला करातगीन के तेज हमलों से बचकर जरा दम लेने और सस्ताने की कोशिश की, अपने घोड़े को पीछे हटाना चाहा, तब अब्दुल्ला करातगीन ने अपनी ढाल इस जोर से इसके शाने पर मारी कि कवि राज लड़खड़ाकर अपने घोड़े से नीचे गिर गया। इसकी तलवार और ढाल दोनों ही इसके हाथ से छूट गई। इस मौके पर एक चिस्त लगाते हुए अब्दुल्ला करातगीन भी अपने घोड़े से नीचे कूद गया। जरा फासले पर खड़े और फिर खोलते लहजे में कवि राज को मुखातब कर कहने लगा, तू अभी घोड़े से गिरा हुआ है और गिरी हालत में तुझ पर हमला आवर होगा। मैं तेरा खात्मा नहीं करूंगा। मैं यहीं खड़ा रहता हूं, बड़े आराम और सुकून के साथ अपनी तलवार और ढाल उठाओ और ताजा दामों कर नए सिरे से मेरे साथ मुकाबले की इब्तिदा करो। इस मौके पर अपने लश्कर के सामने खड़ा राजा जयपाल और इसका बेटा अनंतपाल दोनों परेशान और फिक्रमंद थे, और इनके दरमियान खड़ी कौशल देवी की हालत काबिल दीद थी। चेहरे इसका सुर्ख हो चुका था, आंखों में दूर दूर तक में यूसियां रक्स कर रहे थे, जबकि दूसरे सलारों में से पदम गप्त और भीमचंद्र भी बड़े अफसोस की हालत में घोड़े से जमीन पर गिरे कवि राज की तरफ बड़े गौर से देखते जा रहे थे। इस मौके पर हसीन और खूबसूरत कौशल देवी अपने बाप राजा जयपाल को मुखातब करते हुए इंतहाई उदासी और फुसलगी में कहने लगी, पिताजी, मैं क्या ये मामला देख रही हूँ। हमारे यहाँ कवि राज जैसा कोई तेखजन है और कोई नहीं है, और हमारे यहाँ आज तक कवि राज को तेखजनी और हरब और जरब के दूसरे अमूर में किसी ने जेर ही नहीं किया। लेकिन मुसलमानों की तरफ से जो तेखजन इनफरादी मुकाबले के लिए उतरा है, वो बुरी तरह कवि राज पर छाता जा रहा है। पिताजी, कोई कवि राज ने तेज और जानलेवा हमले किए थे, लेकिन बाद में मुसलमानों का तेखजन ऐसा छाया कि कवि राज सिर्फ दबा तक महदूद होकर रह गया, और अब मुसलमानों के इस तेखजन ने इंतहाई कुर्ब खेजी की हालत में कवि राज को इसके घोड़े से नीचे गिरा दिया। मैं समझती हूँ कि मैं ये कवि राज की इंतहा दर्जा की बेइज्जती है कि वो अपने घोड़े से गिरा, इसकी तलवार और डाल इसके हाथ से छूट गई है, जबकि मुसलमानों का सलार इसे बेबसी की हालत में इस पर हमला आवर नहीं हुआ, जरा फासले पर हटकर खड़ा है और इसके उठने का इंतजार कर रहा है। हालांकि इस मौके पर कवि राज पर हमला आवर होकर इसका काम तमाम कर सकता था। अपनी बेटी कौशल देवी के इन अल्फाज का जवाब राजा जयपाल देना ही चाहता था कि कवि राज अपनी तलवार और ढाल संभालते हुए अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ था। इसकी बेटी कौशल देवी, बेटा अनंतपाल और लश्कर के आगे खड़े सलार एक बार फिर बड़े गौर और जस्तजू भरे अंदाज में इनफरादी मुकाबला देखने लगे थे। कवि राज चट अपनी तलवार और ढाल लेकर उठ खड़ा हुआ, तब जस्त लगाने के अंदाज में अब्दुल्ला करातगीन फिर आगे बढ़ा और इसने ज्यादा ताजा दम अंदाज में वो कवि राज पर हमला आवर हुआ। कवि राज बिल्कुल सुस्त पड़ चुका था, ऐसा लगता था थकावट से चूर हो गया है। अब्दुल्ला करातगीन के इसने सिर्फ चंद वार रोके अब्दुल्ला करातगीन की तलवार ऐसे अंदाज में गिरी कि इसकी गर्दन काट कर रख दी थी। जिस वक्त अब्दुल्ला करातगीन ने कवि राज की गर्दन काटी थी, कौशल देवी ने एकदम अपने दोनों हाथ अपनी आंखों के सामने रख लिए थे। राजा जयपाल और इसके बेटे अनंतपाल की गर्दन झुक गई थी। इसके बड़े सलारों में से पद्मगप्त, भीमचंद्र दोनों दुख भरे अंदाज में इस सारे मंजर को देख रहे थे। इनके देखते ही देखते अब्दुल्ला करातगीन ने अपने घोड़े पर सवार होने के बाद कवि राज के घोड़े की बाग पकड़ी और वापस अपने लश्कर की तरफ चला गया था। कौशल देवी ने जब अपनी आंखों से अपने हाथ हटाए, तब मैदान साफ हो चुका था। अब्दुल्ला करातगीन मुकाबला खत्म करके अपने लश्कर में वापस जा चुका था। इस मौके पर दुख भरे अंदाज में कौशल देवी अपने बाप राजा जयपाल को मुखातिब करके कहने लगी, पिताजी, मुसलमानों का तेखजन बड़ी आसानी के साथ कवि राज पर गालिब आया है। मैं आप और अपने भाई अनंतपाल के सामने ये अहद करती हूँ, बल्कि आप दोनों को ये वचन देती हूँ कि मुसलमानों को ये सलाह
جس نے انفرادی مقابلے میں قوی راج کا کام تمام کر دیا، اسے ایک نہ ایک روز میں اپنے ہاتھ سے موت کے گھاٹ اتاروں گی۔ تو دوستو، اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں۔ کل تک کے لیے، کل ہم نئی قسط کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ اللہ حافظ۔